देखिए आज का टॉपिक आप लोगों का है लोकसभा। कल हमने क्या देखा था? संसद। संसद यानी अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद का गठन होगा। किस रूप में है? केंद्र के विधायिका के रूप में। यानी विधायिका मतलब क्या? जो कानून या विधि का निर्माण करता है। तो केंद्र स्तर पे कानून या विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। और आपको पता है अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है 3 चीज से मिलकर के। क्या क्या चीज है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, यानी संसद तीनों से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति जिसकी चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 52 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में। तो इस तीनों मिलकर बना हुआ है। आप ये भी कल देखे थे राज्यसभा। राज्यसभा यानी उच्च सदन, और एक अस्थायी सदन भी है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। हमने ये भी देखा था राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कैसे होती है, उसका चयन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उनका कार्य क्या है। तो यह उच्च सदन हो गया। और एक होता है लोकसभा जिसे हम लोग कहते हैं निम्न सदन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किसकी चर्चा की गई है? लोकसभा का गठन एवं संरचना। ठीक है, देखिए अनुच्छेद सिंपल देखिए। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में, राष्ट्रपति हो गया 52, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो अनुच्छेद 81 में क्या किया गया है? लोकसभा का गठन एवं संरचना। और इसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते थे? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, ये हम थे सब इसके हैं, जिसमें से 550 जो है वो चुनाव के माध्यम से आते थे और 2 आंग्ल भारतीय होते थे। आंग्ल भारतीय जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियम था अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन होता और लोकसभा का संरचना। तो इसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने लोग हो सकते थे? 552, जिसमें से 550 चुन के जाते और 2 कहाँ से आते? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय कहने का मतलब क्या? एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज भारत आए थे और भारत में ही रह गए, उसे कहते थे आंग्ल भारतीय। लेकिन अब क्या हुआ? 104वां संविधान संशोधन 2019। देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, राष्ट्रपति जो थे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करते थे, मनोनीत करते थे, और राज्यसभा में 1। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा था? यानी अनुच्छेद 331। यानी इस अनुच्छेद तक कहा गया था राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करेंगे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 तक क्या किया है? ये वाला पोर्शन अब समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय की नियुक्ति नहीं होती है। और बीपीएससी में इस बार यही पूछा था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है? तो है 104वां संविधान संशोधन 2019। तो अब जो है नया सिस्टम से अब कितने हो सकते? अधिकतम 550, क्योंकि 552 अब समाप्त हो गया है। 2019 तक नियम था, जो टोटल कहा गया था लोकसभा में कितने होंगे? 552 सीट होंगे, जिसमें से 550 का चुनाव होगा और 2 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और ये कहाँ पे चर्चा थी? अनुच्छेद 331 में। लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1। लेकिन इसका प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं रहा है, तो इसको हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति या मनोनयन नहीं होता है। अब सिस्टम क्या है? जो भी आएंगे वो चुन के आएंगे। तो उस हिसाब से अधिकतम संख्या अब कितनी हो गई? 550।
लेकिन रियल में भी कितना है, वर्तमान में कितना सीट है, 545। ठीक है, 550 इसलिए 5 इसलिए छोड़ के रखा है कि कुछ हमारा क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया है, जिस दिन वो मिलेगा उसके लिए 5 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन और संरचना का प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया था जो अधिकतम 552 सीट होंगे, जिसमें से 550 चुन के आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन अब ये सिस्टम हट गया है, तो अब केवल 550 जो भी आएंगे वो चुन के आएंगे। लेकिन वर्तमान में कितना है, 545 सदस्य। क्लियर है इतना? अब देखिए लोकसभा चुनाव कैसे होता है, कैसे होता चुनाव, लोकसभा चुनाव। अरे MP MLA के चुनाव कभी दिए कि नहीं? ये होता है गुप्त मतदान। वोटिंग करने जाते हैं तो उसको गुप्त मतदान कहते हैं। गुप्त मतदान और खुला मतदान में क्या अंतर है? देखिए लोकसभा का चुनाव कैसे गुप्त मतदान से होता है। गुप्त मतदान यानी जब आप मतदान छुप के देते हैं, आज जो वोटिंग करते हैं क्या किसी को दिखाते हैं मोहर मारते हुए या बटन दबाते हुए? आएगा तो खुला मतदान, किसको वोट दीजिएगा था, इसको देंगे, तो ये हो गया खुला, ये सब जान रहा है। गुप्त हो गया, चोरी छुपे जाते हैं, आराम जाते हैं, किसी को मार के चले जाते हैं, कोई आपसे पूछ नहीं सकता है, आपकी इच्छा है तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य की जो नियुक्ति होती है ये कैसे होते हैं, गुप्त मतदान के द्वारा। गुप्त मतदान करने का अर्थ हुआ जो सीधे जाइए वोट दीजिए और चले आइए, अब किसी को इसकी जानकारी नहीं दीजिए, ना पहले ना बाद में। तो पहले अगर देंगे तो हो सकता है आपको दबाने की कोशिश किया जाए। जैसे मान के चलिए आप जैसे किसी एक पार्टी के सपोर्टर है और दूसरे पार्टी का आदमी आपसे पूछ रहा है किसको वोट दे दो, आपने कह दिया हम उसको वोट देंगे, तो हो सकता है आपसे दुश्मनी भी हो जाए, है कि नहीं? आगे चल कर आपसे दुश्मनी निकाले, होता है कि नहीं? तो इसीलिए गुप्त मतदान है, दीजिए, जो पूछे किसको दिए हैं तो आप ही को दिए, है कि नहीं? तो कई सारे आपके सिस्टम भी आएंगे, हम लोग देखेंगे। तो लोकसभा सदस्य चुनाव कैसे होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, वो सभी व्यक्ति वोट दे सकते हैं, यानी वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मताधिकार का, जिसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 326 में। 326 में क्या कहा गया है, भारत में वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मतलब जो व्यक्ति वयस्क हो जाएगा वो सारे मताधिकार होंगे। और यहाँ पे वयस्क के लिए उम्र कितना रखें हम लोग, 18 वर्ष। याद रखिए लोकसभा सदस्य चुनाव कैसे होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और वयस्क मताधिकार यानी जो 18 साल से बड़ा है वो सब मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है और वो मतदान कर सकता है। तो वयस्क मताधिकार है। एक और सवाल पूछा गया था, ये 18 वर्ष कब किया गया था? क्या संविधान में कितना वर्ष था? तो संविधान में था 21 वर्ष, लेकिन 21वां 161वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा तो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। पहले क्या था 1988 तक 21 वर्ष के बाद ही आप मतदान कर सकते थे, लेकिन अब कितना है 18 वर्ष। और ये कब किया गया है, 1988 में, 61वां संविधान संशोधन। तो देखिए नॉर्मल क्या है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की गठन की चर्चा की गई है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम 552 सीट हो सकते थे। ठीक है, और याद रखिए 104वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है और वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार कहने मतलब 18 वर्ष उम्र के सभी व्यक्ति मतदान देने के अधिकारी होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पागल भी दे देगा, बस सही होना चाहिए व्यक्ति। और उसके बाद एज कितना, 18 वर्ष कब किया गया था, 1988 में, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो पहले देखिए यहाँ तक गुप्त मतदान तो होता ही है। अब इसमें जीतता कैसे है लोकसभा में? तो लोकसभा का जो नतीजा होता है वो किस नियम होता है, फर्स्ट
पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट, इतना लाइन बन जाइए। सिंपल सा मतलब है, जो सबसे ज़्यादा मतदान लाएगा मत लाएगा वो जीतेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है 50। अगर देखिए कुल 100 लोगों ने मतदान किया और 4 लोग खड़े, ए बी सी डी, चलिए ई, इसको मिला 40, 35, 20, कितना हो गया 95, 2 और 1, तो कौन जीतेगा? ये 40। जरूरी नहीं है 50 से ऊपर हो, जिसको ज़्यादा मत मिलेगा वो जीत जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। क्यों? कि जो पहले जाएगा जो ज़्यादा वही जीतेगा। एक होता है बहुमत, जो कम से कम 51 होना चाहिए था। यहाँ नियम जो ज़्यादा मत लेगा वो जीतेगा। इसका नाम फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट, ऐसे कर लिखा है, फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये आप नॉर्मली जानते हैं, जो ज़्यादा मतदान प्राप्त करेगा वो जीतेगा। अब है अगला पॉइंट जो है लोकसभा सदस्य की अर्हता, यानी लोकसभा सदस्य के चुनाव में कौन हिस्सा ले सकता है। तो देखिए पहला तो आपको याद ही रहता है क्या, भारतीय नागरिक हो। दूसरा, इसमें कितना होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी की हो। तो ये सबका याद रखिए, खाली अंतर कहाँ पे है, एज में। राष्ट्रपति 35 साल, राज्यपाल कितना साल, 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल, राज्यसभा सदस्य 30 साल, लोकसभा सदस्य 25 साल। तो सबका एज आपको याद रखना। बाकी क्या है, भारतीय नागरिक है ही। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, और चौथा, पागल एवं दिवालिया ना हो। क्या हो गया, कर्जदार होना भी एक गुनाह है। कर्जदार करने का मतलब क्या, अगर आप किसी से पैसा ले लिए, कर्जा ले नहीं चुका है, इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है। क्या पता आपको पोस्ट दे दिए, आप पोस्ट का वैल्यू ही नहीं रखे आप, है कि नहीं। आदमी कर्जा नहीं चुका पा रहा है, इसका मतलब वो सक्षम नहीं है, वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो कर्जा लेना बहुत खतरनाक माना जाता है, और आज के टाइम तो लगभग हर व्यक्ति कर्जदार है। कोई ऐसा है जो कर्जा नहीं लिया है। आप मोबाइल लेते हैं EMI पे लेते हैं, गाड़ी लेते हैं EMI पे लेते हैं, तो उससे भी कर्जा ही है ना। नहीं तो सीधे पेमेंट कीजिए, सीधे पेमेंट आज के कोई लेता नहीं है, बस तरीका बदल गया कर्जा लेने का। अब EMI हो गया, उसके लिए नया हो गया, EMI पे लेते हैं। तो लोकसभा सदस्य की अर्हता क्या होनी चाहिए, आपको कुछ नहीं, बस इस पे फोकस करना है, एज पे फोकस करना है, बाकी सब चीज कॉमन है। अब देखिए इसमें जाता है अगला पॉइंट, वह लोकसभा की पदावधि। क्या है लोकसभा की पदावधि? देखिए आपको कल क्या बताए थे, राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है, उसका कभी भी विघटन नहीं होता है। लेकिन लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन। क्या है, अस्थाई सदन। इसका मतलब है लोकसभा तभी तक रहेगा जब तक सरकार को क्या होगा, बहुमत होगा। यानी जैसे 545 सीट है तो कम से कम, 543 सीट है तो कम से कम कितना होना चाहिए, 272 होना चाहिए, है कि नहीं। तो 272 होना चाहिए। तो अब मान लें किसी को 272 सीट नहीं आ रहा है, यानी
बहुमत नहीं है तो वो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। तो लोकसभा होने के लिए कितना होना चाहिए आपको, कम से कम बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। यानी जब तक बहुमत होगा, जब तक बहुमत होगा तब तक लोकसभा होगा। बहुमत समाप्त, लोकसभा का विघटन हो जाएगा, यानी फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। और अगर बहुमत है तो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। अगर बहुमत है तो 5 वर्ष की पदावधि होगी। कितने वर्ष की पदावधि होगी, 5 वर्ष। हाँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, अगर राष्ट्रीय आपात लग जाता है, सरकार राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं, 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं अगर राष्ट्रीय आपात लग गया है तब। तो याद रखिएगा, लोकसभा क्या एक अस्थायी सदन है जिसमें 272 कम से कम बहुमत होना चाहिए, और जब तक बहुमत रहेगा तब तक लोकसभा रहेगा। बहुमत समाप्त होगा, लोकसभा का विघटन हो जाएगा, तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। अगर बहुमत है तो 5 वर्ष तक रहेगा, अगर उसी बीच अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा। और इसके अलावा एक भी चीज़ और है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा, लेकिन लोकसभा का विघटन नहीं होगा। विघटन नहीं होगा। अब देखिए, सरकार है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब सरकार ने क्या किया, मान लीजिए 70 मंत्री बनाया है, तो सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जो सदस्य है वो रहेंगे, लोकसभा सदस्य रहेंगे। जैसे मान के चलिए अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार में 70 मंत्री है, ठीक है, और अगर नरेंद्र मोदी त्यागपत्र दे देते हैं तो उस कंडीशन में वो 70 मंत्री त्यागपत्र एक साथ दे देंगे, पूरा मंत्रिपरिषद ही त्यागपत्र दे देगा। मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा सदस्य जो एमपी चुन के गए हैं वो एमपी रहेंगे, और फिर से नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, और वो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से मंत्री को बनाएंगे। तो यहाँ क्या, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा, लेकिन लोकसभा का विघटन नहीं, चुनाव नहीं होगा। फिर उसी लोकसभा सदस्य में से जो बचा है फिर उसमें से चुन लिया जाएगा। तो याद कीजिएगा, लोकसभा की पदावधि क्या है, एक अस्थायी सदन है कि जब तक बहुमत होगा तब तक लोकसभा होगा, बहुमत समाप्त तो लोकसभा समाप्त। अगर बहुमत है तो 5 वर्ष की पदावधि होगी, और राष्ट्रीय आपात की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन लोकसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है, अभी जो हम बताए थे आपको, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते थे, 500। अब 2 को हटा दीजिए, यहाँ एक चीज भूल गए, तो 550 में जो राज्य है और केंद्र शासित राज्य, तो केंद्र राज्य इसे कितने होना चाहिए, 530, और इसे कितने होने चाहिए, 20। यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितने होने चाहिए, 20, और राज्य से कितने होने चाहिए, 530। और अभी जो है वर्तमान कुल कितने हैं, 543 है। कितने हैं, 543। 543। इसका मतलब क्या है, 500 मतलब तभी तो 272 चाहिए ना, यानी 550 में से राज्य में से 530 होना चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश में से 20 होना चाहिए। लेकिन वर्तमान कितने हैं, 543 है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए पिछले क्लास में हम लोग लोकसभा के बारे में देख रहे थे। तो संसद जो है, संसद आर्टिकल 19 में है और संसद 3 चीज़ से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, जिसमें से 238 जो है चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। लोकसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? 550। आपके साथ पहले था 552। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, जिसमें से 230 राज्यों से और 20 केंद्र शासित। लेकिन वर्तमान कितने हैं? 543। यहाँ तक देखे थे। लोकसभा में 3 तरह के अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा सदस्य होते हैं, ठीक है। और वो शपथ नहीं लेते। शपथ किस रूप में लेते हैं? लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखे थे। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये जब तक रहेगा जब तक यह लोकसभा सदस्य रहेगा, जब तक लोकसभा सदस्य रहेंगे। यानी अगर आप लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब तक बने रहेंगे अपने पद पर? जब तक वो लोकसभा सदस्य रहेंगे। क्यों? लोकसभा सदस्य ही नहीं रहेंगे तो कैसे बनेंगे? वो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका चाहिए। इसके अलावा क्या है, अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं या उपाध्यक्ष चाहे तो अध्यक्ष को। यानी अगर देखिए खुद से भी छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। कल आप लोगों को जो हो जाए, नौकरी हो जाए, तो आप पे डिपेंड करता है, इस्तीफा दे दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी है, आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। तो एक तो ये कंडीशन है, जब तक लोकसभा सदस्य रहेंगे तब तक वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देकर तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा देते हैं? उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अगर इच्छा नहीं हो काम करने का तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, हाँ, अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई ऐसा काम कर दे जो संविधान के विरुद्ध हो या कानून के विरुद्ध हो, उस कंडीशन में उसको हटाया जाता है। और हटाने के लिए क्या है? संकल्प पारित किया जाता है। संकल्प पारित करके साधारण बहुमत से हटाया जाता है। लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। मतलब देखिए क्या है, अगर कोई लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, हम लोग स्पीकर ही कहते हैं उसको, क्योंकि अध्यक्ष तो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, इंग्लिश में उसको स्पीकर कहा जाता है। कोई ऐसा काम कर दे जो कानून के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो आपको पहले बता दें कोई भी गैर क्रिमिनल व्यक्ति या कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है। तो इस कंडीशन में कोई भी सांसद या विधायक क्या करेगा? एक संकल्प पारित करेगा लोकसभा हटाने के लिए। कहेगा भाई देखिए हम जो है लोकसभा स्पीकर पे आरोप लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये काम गलत काम किया है, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये लोकसभा में रखा जाएगा और रखने से ठीक 14 दिन पहले सूचना किसको दे दी जाएगी? जिसको आप हटाना चाह रहे हैं, या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को।
ताकि उसको भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, आराम से प्रस्ताव रखेंगे, तो भाई हम लोकसभा स्पीकर को हटाना चाहते हैं या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। अब 14 दिन पूर्व इसको सूचना मिल चुकी है, भाई आपके हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब उस लोकसभा बैठक में उस पर चर्चा होती है, ठीक है, और स्पीकर हो जिस पे लगा है आरोप, उनको बोलने का मौका दिया जाता है, भाई आप पे जो आरोप लगा है क्या ये सही है, आप इसको कुछ कहना चाहते हैं, कोई गलत है? क्यों भाई प्राकृतिक न्याय क्या है, दोनों पक्ष को सुना जाता है। जैसे गांव में ही एक न्यायाधीश है, पर आप लोग सब सुनेंगे प्राकृतिक न्याय, कोर्ट और में देखे होंगे, दोनों पक्षों को बोलने का मौका दिया जाता है। गांव का पंचायती में भले ये नहीं होता, गांव पंचायती में जो दबंग होता है वही बोलता है, गरीब तो मार खाता ही है उसमें, लेकिन ये नियम है दोनों पक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है, तभी तो निर्णय होगा ना। तो यहाँ भी क्या है, 14 दिन पूर्व सूचना क्यों दिया गया है, ताकि 14 दिन में इसको सोचने समझने की शक्ति क्या है, समय मिल जाए। जो हम पे आरोप लगा है, कोई अचानक मान लीजिए अचानक अभी आए कह रहे आप पे आरोप लगा है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आप 14 दिन पहले दे दिया सूचना, तब प्लान करेंगे ना भाई कैसे हम आरोप का खंडन करेंगे। तो उसके बाद आरोप होता है और वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं तो उसका जो बहुमत मिलता है, जैसे 543 लोग हैं, 272 लोग कह दिया हाँ इसको हटाइए तो हट गए, और 273 लोग या नहीं हटाइए तो नहीं हटेंगे। साधारण बहुमत से है, यानी 272 अगर इसके पक्ष में हो गया हटाने के पक्ष में तो हटा दिया जाएगा, अगर 272 नहीं हटाने के पक्ष में है तो नहीं हटाया जाएगा। तो ये है, इतना तरीके से उसको हटाया जा सकता है। यानी एक तो जब तक लोकसभा सदस्य रहेगा तब तक वो रहेंगे, ठीक है, यानी 5 वर्ष तक नॉर्मली रहते हैं। नहीं रहना चाहते तो इस्तीफा दे दीजिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस्तीफा देते। सवाल यहाँ बनता है अध्यक्ष किसको इस्तीफा देते, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। इसके अलावा अगर कोई ऐसा काम करते जो कानून विरोधी हो या ऐसा काम है जो संविधान के विरुद्ध में कोई काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में संकल्प पारित करके साधारण बहुमत से हटा दिया जाएगा। तो यह है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदावधि। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में इतना ही है। इसके बाद एक हम लोग आप लोग बार बार सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर यानी अध्यक्ष हुआ, नाम सुने कभी? प्रोटेम स्पीकर। देखिए हमने क्या कहा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब तक रहेगा, जब तक वो लोकसभा सदस्य रहेगा। चलिए मान के चलिए 5 साल पूरा हो गया तो फिर से चुनाव होगा, तब तो अध्यक्ष हट गया ना। जैसे मान के चलिए अभी चुनाव हुआ 2024 में, कब? मई 24, चलिए 28 मई 2024 को नए लोग सभी संसद अपना शपथ ग्रहण किए। अब ये कब तक रहेगा, चलिए 27 मई 2029। अब ये तो हट जाएगा ना, फिर नया लोग आएगा ना। अब क्या होगा, जो नया लोग आएगा तब तो जब ये सदस्य हट गया, क्योंकि 27 मई को ये सदस्य सब हट जाएंगे, ये हटेंगे तो ये भी हट जाएगा ना। क्योंकि पहला क्या है, जब तक सदस्य रहेगा तब तक वो लोकसभा स्पीकर रहेंगे। अब पता चला इसमें नए सांसद आ गए 543, कुछ पुराने भी होंगे कुछ नए भी होंगे जो जीत के आते हैं, तो उसमें तो अध्यक्ष नहीं रहता है ना। तो हमने क्या कहा, अध्यक्ष को जो है शपथ किस रूप में दिया जाता है, लोकसभा सदस्य के रूप में। तो अब ये जो 543 नए सदस्य चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाने के लिए कुछ समय के लिए जो है एक स्पीकर चुना जाता है। इन्हीं 543 जो सबसे सीनियर होगा उसको क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, जो सबसे सीनियर होगा। ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अब देखिए अध्यक्ष तो हट गया, जैसे लोकसभा चुनाव होगा तो सब अध्यक्ष हट जाएगा। अब नया चुनाव हुआ, 543 सदस्य चुन के आए, ठीक है, तो अब 543 को शपथ दिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हीं 543 में जो सबसे सीनियर होगा, वरिष्ठ होगा, उसको कहेगा भाई आप प्रोटेम स्पीकर बन जाइए, और आपका काम क्या है, इन 543 को शपथ दिलाने का। वो फिर 543 शपथ दिलाएंगे, शपथ देने के बाद फिर वो प्रोटेम स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर उसमें से 543 में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है।
समझ करने का मतलब। तो प्रोटेम स्पीकर का पूछा जाए क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर का एकमात्र काम है नए सांसद सदस्य को क्या करना, शपथ दिलाना, बस इतना काम है। शपथ दिलाने के बाद उसका पद समाप्त हो जाता है और फिर से नए सदस्य जो आए हैं उसमें से चुना जाता है। क्लियर है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, नए संसद सदस्य को यानी लोकसभा सदस्य को, ऐसे संसद लिखता है, नए संसद सदस्य को शपथ दिलाना। भाई सिंपल सी बात है, जो नया आएगा शपथ तो पहले दिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि हर पद के लिए जब आप लोग कोई पद पे जाइएगा, किसी भी पद पे, तो आपको शपथ दिलाया जाएगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, जनता के प्रति, है कि नहीं। तो शपथ दिलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो लोकसभा सदस्य को जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए। देखिए संसद के नेता में 3 तरह का नेता है, सदन का नेता, विपक्ष का नेता और सचेतक यानी विपक्ष। यानी देखिए संसद में 2 सदन है, एक तो राष्ट्रपति को आप यहाँ हटा के चलिए क्यों, एक व्यक्ति ही है। संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में 3 तरह के नेता होते हैं। वो अधिकारी था, देखिए सब यूज कीजिएगा। राज्यसभा में 3 अधिकारी है, कौन, सभापति, उपसभापति, राज्यसभा महासचिव। लोकसभा में 3 अधिकारी है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव। यहाँ हम नेता सब पूछ रहे हैं, संसद के 3 नेता है, लोकसभा में भी 3 नेता है और राज्यसभा में भी 3 नेता है। जनरली देखिए अगर सदन का नेता जो होता है, सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन डिपेंड करता है प्रधानमंत्री किस सदन से है। अगर वो लोकसभा सदस्य है तो लोकसभा का सदन का नेता हो जाएगा, तो राज्यसभा का कौन होगा, प्रधानमंत्री किसी एक को नियुक्त कर देते अपने पार्टी से। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से सदस्य है तो राज्यसभा सदस्य सदन का वो नेता हो जाएगा और लोकसभा में किसी को नियुक्त कर देगा। तो सदन करने का या तो प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई सदस्य। भाई प्रधानमंत्री किसी एक ही होगा ना, कि आपको क्या पता प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य बन सकता है, राज्यसभा सदस्य बन सकता है। अगर वो लोकसभा सदस्य है तो लोकसभा में सदन का नेता कौन, प्रधानमंत्री, तो राज्यसभा में किसी को बना देगा। अगर वो राज्यसभा में है, सदस्य है, तो राज्यसभा के सदन का नेता हो जाएगा प्रधानमंत्री और लोकसभा में किसी को बना देगा। ठीक है। अब आता है विपक्ष के नेता। विपक्ष मतलब कौन, जो सरकार के विरोध में है। तो विपक्ष के नेता होने के लिए कितना होना चाहिए, कम से कम 1/10 सीट होना चाहिए। विपक्ष के नेता बनने के लिए कितना होना चाहिए, 1/10 सीट होना चाहिए। तो यानी अगर आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितना सीट होना चाहिए, लगभग 55 होना चाहिए ना, और राज्यसभा में 25 होना चाहिए, तभी तो पाएगा ना। जैसे मान चलिए अभी लोकसभा देख लीजिए, लोकसभा का अभिनेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, क्यों, क्योंकि उसको 99 सीट मिला है, तो 55 से ज़्यादा है कि नहीं। पिछले बार सिर्फ 40 सीट मिला था, 2014-19 में इलेक्शन हुआ था, कितना सीट मिला था, केवल 40। तो उस हिसाब से उनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। विपक्ष बनने के लिए आपको कम से कम 1/10 सीट होना चाहिए। तो अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना हो तो कितना सीट होना चाहिए, 55। 1/10 यानी 543 के 1/10 कितना, 55 हुआ कि नहीं। और लोकसभा में 245 है तो 1/10 यानी
25 सीट होना चाहिए। तो यानी सदन का नेता या तो प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई सदस्य होता है। विपक्ष नेता बनने के लिए आपको 1/10 सीट होना आवश्यक है। तो लोकसभा में कितना सीट होना चाहिए और राज्यसभा में 25, तभी आप विपक्ष नेता बन सकते हैं। और तीसरा अधिकारी कौन, तीसरा नेता कौन होता है? सचेतक। इस पे ध्यान दीजिएगा, विपर या विप जारी होता है ना, प्रत्येक राजनीतिक दल का, प्रत्येक राजनीतिक दल एक सचेतक नियुक्त करते हैं। अभी लोकसभा में कई प्रकार के दल है ना, किसी के पास 100 सीट है, किसी के पास 10 सीट है, किसी के पास 5 सीट है, लेकिन है तो दल है कि नहीं उसमें। लोकसभा में जितना भी पार्टी का सदस्य उसमें है, तो सब क्या करेगा, एक अपना एक सचेतक रखेगा। ठीक है, जैसे मान चलिए हमने कोई पार्टी बना दिया ABC पार्टी, और आप 10 लोग मेरे क्या है, सांसद है लोकसभा में, क्लियर है। अब मेरा काम क्या है, आप सब पे कंट्रोल करना, भाई आपको आना है नहीं आना ये आप हमको बताइएगा। आप मेरे सदस्य हैं ना। जैसे मान चलिए आपने एक पार्टी बना लिया, हम लोगों ने 10 सीट जीत गए, हम सचेतक बन गए। तो अगर आपको लोकसभा में छुट्टी लेना है या लोकसभा में आना है कि नहीं आना है, तो आप हमको बताइएगा, जो सर हम उस दिन नहीं आ पाएंगे, हमको ये काम है कि नहीं। कैसे आना है, कब आना है, ये सचेतक तय करता है। अब देखिए सचेतक क्या करता है, जैसे मान चलिए कल किसी विषय पे मतदान होने वाला है या बहस होने वाला है, तो हमने कहा भाई देखिए कल जो है नारी सुरक्षा पे मतदान होने वाला है, आप सब मौजूद रहिएगा कि वोट होना चाहिए, तो आपको मौजूद रहना पड़ेगा। और कोई अगर मौजूद नहीं रहा, चलिए आप मौजूद नहीं रहे, हमको नहीं बताए, तो 14 दिन के अंदर हमको बताना पड़ेगा हम क्यों मौजूद नहीं रहे। आप बोलिएगा हम उससे संतुष्ट अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको संसद सदस्य खत्म, सदस्यता यानी पार्टी से बाहर, पार्टी से बाहर आपका सदस्यता भी रद्द, आप संसद सदस्य खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हर राजनीतिक दल अपना एक सचेतक जारी करता है, नियुक्त करता है, जिसका काम क्या है, अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। यानी कब आना कब नहीं आना, आप उसके बाद को टाल नहीं सकते। उसके बाद अगर आप टाल दिए तो आपकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा व्हीप सचेतक हर पार्टी का होता है जो लोकसभा में मौजूद है, चाहे वो जीता हुआ पार्टी हो या हारा हुआ पार्टी हो, और जिसका काम क्या है, अपने सदस्यों को नियंत्रित करना और उसको क्या करना है नहीं करना ये चुनना। यानी जैसे मान चलिए सिंपल सी बात है, किसी मुद्दे पे बात होना है तो आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब एक सिंपल सी बात है, चलिए हम धर्म के मुद्दे पे बात करते हैं। कोई धर्म का मुद्दा सबके लिए अलग अलग होता है, हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं है, लेकिन पार्टी तूफान से चलना, जैसे मान लीजिए आप मेरे पार्टी से जुड़े हुए और मेरा विचारधारा अलग, आपकी विचारधारा से अलग है, तो हम पहले करके देखिए, कल अगर संसद में आप बोलिएगा तो जो हम कह रहे हैं वो बोलिएगा। ठीक है, यानी जो पार्टी कह रहा है वो बोले, इसके अलावा कुछ नहीं बोलिएगा, भले आपकी इच्छा हो या ना हो, है कि नहीं। चलिए सिंपल सी बात है, आप नशा नहीं करते, ठीक है, शराब के बहुत बड़े विरोधी है और पार्टी चाह रहा है पूरे भारत में शराब सस्ता कर दिया जाए, इसलिए कानून बना दिया जाए, है कि नहीं। तो आपको क्या बोलिएगा संसद में, क्या शराब चालू होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? क्यों? कि आपका पार्टी तो चालू होने के बारे में कह रहा है, तब आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे सीट पे जीते हैं, अकेला आप थोड़ा जीते हैं, समझ क्या मतलब। तो इसीलिए आपको पार्टी के विरुद्ध नहीं जाना है, यही काम देखना है सचेतक का। सचेतक का काम है आपको क्या बोलना नहीं बोलना ये सूचना आपको पहले क्लियर कर देता है। इसके पक्ष में बोलना है, इसके विपक्ष में बोलना है, इसके पक्ष में मतदान करना है, इसके पक्ष में मतदान करना है, विपक्ष में मतदान करना है। नहीं आएंगे तो आप हमें पहले सूचना दे दीजिए, बिना बताए घर में नहीं रहना है, ठीक है। यानी अपने दल के सभी सदस्यों को पूरा कंट्रोल कौन करता है? सचेतक, ठीक है। पता चला हम पार्टी, किसी पक्ष में पार्टी चाह रहा है कि कोई ऐसा काम हो और आप चाह रहे नहीं, आप भाषण दे दिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो फिर गलत है ना, कि आप मेरे पार्टी के नाम पे जीते हैं, आपको अकेले कौन वोट दे, कोई वोट देता थोड़ा,
नहीं, आप मेरे पार्टी के नाम पे जीते हैं। अभी मान लीजिए कोई बीजेपी सांसद कह दे राम मंदिर नहीं बनेगा, तो फिर गलत बात है ना कि आपको वोट इसीलिए दिया गया है कि आप राम मंदिर बनाए हैं, आप महाकुंभ लगाए हैं, और जीतने के बाद पार्टी कह रहा है कुछ और, आप कह रहे हैं कुछ और, तो फिर पार्टी का इमेज गिरेगा कि नहीं। तो ये काम किसका है, कंट्रोल करना किसका काम है, सचेतक का। उसको कहते हैं विपर, और ये जो जारी करता है व्हिप जारी करता है, यानी आपको आना है तो आना है, इसके पक्ष में मतदान करना है तो करना है, इसके विपक्ष में करना है तो विपक्ष में करना है। ये सब निर्णय कौन करेगा, ये सचेतक। पहले बैठ के निर्णय लिया जाता है। तो सदन में, संसद में 3 तरह के नेता होते हैं। सदन का नेता, सदन के नेता 2 सदन है, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई सदस्य। विपक्ष के नेता कौन होता है, जिसको 1/10 सीट प्राप्त हो तब, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए आपको कितना सीट चाहिए, 55, और राज्यसभा में। और तीसरा नेता सचेतक यानी विपर, इसका काम यह है प्रत्येक राजनीतिक दल एक सचेतक नियुक्त करता है, जिसका काम है अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करना। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय सचेतक का है। सचेतक समझ लीजिए आपका राम जो बोल दिया आपको करना पड़ेगा, नहीं करना चाहते तो आप इस्तीफा दीजिए, हटिए, आपको जगह हम दूसरा सांसद बना देंगे, ठीक है। और सचेतक के द्वारा जो हटाया जाता है उसकी सांसद सदस्यता रद्द हो जाती है, ठीक है। फिर दोबारा चुनिए, दोबारा दूसरे पार्टी से लड़िए या विधायक से लड़िए। मेरे अपने पार्टी से नहीं बनने दिया जाएगा। अपने पार्टी से तभी बनिएगा जब फिर से माफ़ी मांग लीजिए, तब पैर पकड़ लीजिए, तब, है कि नहीं। तो यहाँ तक पहले देखिए।